हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास के गोधली भाग 2 के भारत माता पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, और इसके पिछले वीडियो में हम लोग का इस चैप्टर का पूरा भावार्थ क्लियर हो चुका है। कवि परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और यदि आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऑब्जेक्टिव का भी लिंक पड़ा हुआ है और भावार्थ और कवि परिचय का भी लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद से ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक एक करके पूरा का पूरा। चलिए, और बाबू हमारा कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना चालू कीजिए, ताकि इसमें का प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो आप सभी को पता है कि भारत माता पाठ हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। ओके, चलिए इस पाठ का एक एक क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना बाबू, ये सभी अति लघु लिखा मतलब आप लोग दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, बाकी नीचे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता में कवि ने भारत माता को क्या कहा है? भारत की आत्मा। ध्यान दीजिएगा, भारत माता शीर्षक कविता में कवि पंत जी ने भारत माता को भारत की आत्मा कहा है। जी हाँ, आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे कवि पंत जी ने। जी हाँ, कवि का नाम मेंशन करेंगे। ओके, इससे बाबू आपका आंसर जो होता है ना अट्रैक्टिव बनता है। एग्जामिनर समझता है कि बच्चा ने पढ़ा लिखा है, यानी कि बच्चा पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, तभी ना जान रहा है कि किस क्वेश्चन का है और किस मतलब पाठ का क्वेश्चन है और उसके कवि कौन है, तभी ना आप क्वेश्चन में आंसर उसको लिख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। जी हाँ, जिनका चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हीं का नाम होगा। जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। अगर देखिए, कवि के मानव सौंदर्य ने उन्हें किस ओर आकृष्ट किया? ध्यान दीजिएगा, तो लिखा गया कवि पंत जी के मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले किधर थे? सबसे पहले इनको प्रकृति सौंदर्य से ये इनका लगाव हुआ। प्रकृति सौंदर्य से ये मानव सौंदर्य की ओर गए और फिर मानव सौंदर्य से ये कहाँ चले गए? तो समाजवाद की ओर आकृष्ट हो गए और समाजवाद से ये अरविंद दर्शन की ओर चले गए। एक एक चीज के बारे में सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में, यानी भावार्थ वाले वीडियो में पढ़ाया गया है कि अरविंद दर्शन क्या है, समाजवाद क्या है, प्रकृति मतलब प्रकृति से प्यार हो गया, ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कविता में धूल भरा मैलासा आंचल किस चीज का प्रतीक है? तो धूल भरा मैलासा आंचल भारत माता की गरीबी का प्रतीक है। जी हाँ, कवि पंत जी बताते हैं ना कि भारत माता अब गरीब हो चुकी है, इनका आंचल एकदम धूल से भर गया है, मैला हो गया है। आगे देखिए, भारत माता क्यों रो रही थी? तो भारत माता अपने संतानों को दुखी देख कर रो रही थी। जी हाँ, भारत माता अपने संतानों को दुखी देख कर रो रही थी। अब आगे देखिए, भारत माता शीर्षक कविता में गंगा यमुना का जल किस रूप में बह रहा है? भारत माता शीर्षक कविता में गंगा यमुना का जल भारत माता के आंसू के रूप में बह रहा है। भारत माता के अनुसार भारतवासी कैसे सफल होंगे? तो भारत माता के अनुसार भारतवासी अहिंसा, सत्य और तप संयम के मार्ग पर चलकर सफल होंगे और इनका मार्गदर्शन करेंगी कौन? हमारी भारत माता इनका मार्गदर्शन करेंगी। अर्थात सत्य, अहिंसा और तप संयम, यानी कि तप करना है, मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है और हमें संयमित रहना है, तब हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? जी हाँ, गाँवों में, देहातों में। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गाँवों में निवास करती है, देहातों में निवास करती है। चलिए सर, अब ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखा गया बाबू। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि पंत जी ने भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। जी हाँ, भारत माता ग्रामवासिनी कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। गाँव के किसान पूरे परिवार मिलकर खेतों में काम करते हैं, परंतु उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। वे मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं। भारत माता अपनी इस दुखी संतान को देखकर दुखी हैं। गंगा यमुना उनके आंसू के रूप में बह रहे हैं। जी हाँ, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बाबू, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? ध्यान दीजिएगा, भारत माता को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। जी हाँ, मैंने जब पाठ आप लोग को स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था कि इनका जन्म 1900 में हुआ था, याद रखिएगा, और 1900 लगभग 40 के करीब ये कविता लिखी गई है। तो समझ लीजिए उस समय हमारा भारत देश आजाद नहीं था, तो कहीं ना कहीं अपने पूरे भारत को लेकर इस कविता को हमारे पंत जी ने लिखा था। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है बाबू, भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, इसलिए कवि पंत जी कहते हैं कि भारत गुलाम है, यहाँ की जनता अत्यंत ही गरीब है, इसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, युग युग से गुलाम होने के कारण इसका मन अत्यंत दुखी है, युग युग, जी हाँ, सदियों से गुलाम था हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरों का राज है, इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी, यानी कि मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी खेती बाड़ी, राज कौन करता था? अंग्रेज करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी ने दर्शाया है कि परतंत्र, परतंत्र का मतलब होता है गुलामी, ठीक है, परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। जी हाँ, दयनीय, एकदम बेकार हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। जी हाँ, ये इस क्वेश्चन में कैसा चित्र प्रस्तुत किए इससे मतलब पाठ में, वही ना बताएं। देख लीजिए भारत माता कितनी उदास है, और क्यों उदास है? अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, अपना सोने का चिड़िया भारत देश, खजाना से भरा हुआ देश, गुलाम पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? हास का मतलब हंसी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा गया है, कवि पंत जी कहते हैं कि भारत माता का हास भी राहु ग्रसित है क्योंकि इसके पास सब कुछ है, हमारे भारत के पास सब कुछ है, जिसे जानकर वह खुश होती है, परंतु सब कुछ होते हुए भी वह गरीब है, उनकी संतान कष्ट में है, इसलिए हंसते हुए भी हंस नहीं पाती हैं, इसलिए इनकी हंसी भी राहु ग्रसित दिखाई देती है। राहु ग्रसित, राहु का छाया जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो राहु से तुलना की गई है किसकी? हमारे भारत देश की। कहीं ना कहीं किसी की छाया पड़ गया है और हमारे भारत देश को ग्रहण लग गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू, कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है, यानी कि मूर्ख क्यों कहता है? ध्यान दीजिएगा, भारत में गीता की रचना हुई। जी हाँ, हमारा देश भारत हिंदू धर्म का एक भागवत गीता भारत में बना। ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञान का भंडार है, वही कह रहा है क्या कि भारत में गीता की रचना हुई, उसके ज्ञान का प्रकाश यहाँ फैला, इसलिए इसे कवि पंत जी ने गीता प्रकाशनी कहा है। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, इसलिए इसे ज्ञान मूढ़ कहा। जी हाँ, जिस देश ने भागवत गीता दिया, ज्ञान का भंडार दिया, आज वही देश अशिक्षित है, मूर्ख बनकर घूम रही है, गुलाम गुलाम बन चुकी है, अपने ही देश में प्रवासिनी हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ है अपना भारत देश। इस तरह भारत माता गीता प्रकाशनी होकर भी ज्ञान मूढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि पंत जी की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है क्योंकि इसी तप संयम के कारण अहिंसा के बल पर भारत माता गुलामी की जंजीर से मुक्त हुई और अपनी संतानों के जीवन का विकास कर पाई। जी हाँ, देखें ना, हमें कितनी मेहनत, कितनी तपस्या, कितने जाने गए उसके पास से हम आजादी मिली। चलिए जो भी है, आगे बढ़ते हैं, अगला वो व्याख्या करें। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्वर सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो व्याख्या करने वाला कैसे लिखा था आप लोगों को पता है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि भारत माता की धरती बहुत उपजाऊ है। जी हाँ, भारत माता की धरती बहुत उपजाऊ है, प्राकृतिक संपदा से भी यह समृद्ध है, लेकिन भारतवासी निर्धन हैं। खेतों में चमकते सोने के समान लहलहाते हुए फसल किसी दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है और हमारी भारत माता धरती के समान सहनशील होकर हृदय में
घुटन और कुंठन का वातावरण लेकर जीवन जी रही हैं। हमारा देश भारत की धरती उपजाऊ है, यहाँ फसलों का भंडार है, लेकिन फसल सब कौन लेकर चले जा रहे हैं? अंग्रेज लेकर चले जा रहे हैं। मेहनत हमारा, पसीना हमारा, खेत हमारी, धरती हमारी, लेकिन अपने पैरों के नीचे रौंद दे रहे हैं अंग्रेज। ध्यान दीजिएगा। और धरती माता बेचारी, जिस तरह धरती को आप हर से चीरते हैं, कुदाल चलाते हैं, फिर भी वो सहन करती रहती है धरती, हर एक चीज, हर एक दुख, हर एक दर्द। उसी तरह से भारत माता धरती के समान एकदम सहनशील बनी हुई है। इसमें लिखा गया है बाबू, इसमें कवि ने पराधीन भारत की कल्पना को मूर्त रूप दिया है। पराधीन का मतलब एक गुलाम भारत की कल्पना यानी कि सोच को मूर्त रूप यानी कि सामने एकदम मूर्ति के रूप में दिखा दिया कि देखिए अभी भारत माता कैसी है। चलिए अगला है, चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभवास्पच्छदित। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है। जी हाँ, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने भारत माता के अत्यंत वेदना रंजित चित्र को प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक शब्द वेदना रंजित, ध्यान दीजिएगा। जो रंजित देख रहे हैं ना, रंजित, इसका मतलब होता है खुश, हर्ष, उल्लास, लेकिन वेदना का मतलब होता है दुख। अर्थात खुश हैं लेकिन खुश होकर भी खुश नहीं है, एकदम दुखित हैं। ध्यान दीजिएगा। वे कहते हैं कि गुलामी में जकड़ी भारत माता चिंतित हैं। उनकी भ्रिकुटी का मतलब ये होता है, भ्रिकुटी का मतलब समझिए ध्यान से, उनकी भ्रिकुटी से चिंता प्रकट हो रही है। ऐसा नहीं होता, लोग चिंता रहता है तो देखते हैं ना, कपार धो लेते हैं। चिंता प्रकट हो रही है, क्षितिज पर गुलामी रूपी अंधकार की छाया पड़ रही है। भारत माता की आंखें आश्रुपूर्ण है, आंसू भर चुके हैं और आंसू वाष्प को बनकर आकाश को ढक लिया है। इसमें कवि ने परतंत्रता की दुखद स्थिति का दर्शन कराया है, अर्थात गुलामी में किस तरह की स्थिति थी, कितने भयावह, कितने दुख का स्थिति था, माहौल था, इस चीज का दर्शन कराया है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पाठ का। तो खूब बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।